Okay, class, I'm recording this lecture so that in case sir will बेटा हम पहले बोलने भी बता रहे हैं हम class I'm recording this live class so that in case if any one of you has network issue or those who have not attended the class do not miss, and once the video is available I will upload it and provide to you. Fine. Yes, Avantika sir, will we do the exercise? But sir, do we have will we do the exercise? But yes, you have to attempt the exercises by yourself. जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा और एक क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस टुडे। ठीक है, अब क्लास सुन लो। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू गो इन रिवर्स गियर एंड रिवाइज यू ऑल बिफोर योर टेस्ट। जो भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए थे अगर फिर से मेरे पास अगर होगा तो आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ ऑफ देम एज वेल या इमेजेस। ठीक है, और टेस्ट के लिए आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज go through your books, the study materials I have provided and videos, because बेटा क्लास के लिए आई एम रिपीटिंग वंस अगेन एमसीक्यूज आएंगे तुम्हारे क्लास टेस्ट के लिए और वो एमसीक्यूज विल बी बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट। बेटा बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन हम देने वाले नहीं है और जितने प्यार से पढ़ाए उतने प्यार से क्वेश्चंस भी बनाएंगे। सो अब समझ लेना तुम लोग कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, सत्यम और अर्पिता है क्या क्लास में? सत्यम एंड अर्पिता। ओके फाइन। गुड मॉर्निंग हर्ष, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग मैडम जी। क्लास, सो लेट अस प्रोसीड। ठीक है बेटा, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं किसके साथ? सिद्रा क्लास अटेंड कर रही है कि नहीं? यस अभय, गुड मॉर्निंग। सिद्रा, ओके लग तो नहीं रहा है, कोई बात, नेवर माइंड क्लास। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है। नाउ लेट अस सी। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ तुमको बताए थे फंडामेंटल्स कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, बेसिकली कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्या होता है। अभी हम वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ऑल टॉपिक फिर से हम एक बार देखेंगे। फिलहाल तो हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक मिनट क्लास, हाँ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है क्लास, सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। उससे पहले एक और चीज है क्लास, ये पीडीएफ मैं बंद कर रहा हूँ और स्टार्ट करूंगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, सो क्लास, इसका मैं आई हैव प्रोवाइडेड यू मटेरियल्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज कैसे हुआ। ठीक, सो पे अटेंशन नाउ, ऑलराइट। ओके बेटा, लेट अस सी। देखो बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बेस्ड है, मैंने तुमको बताया था इस पे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। इस पे बेस्ड है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे।
अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे बेस्ड इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे नेशनल बेटा परवीन म्यूट कर दो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर। कोई क्वेरीज़ है तो क्वेश्चन में चैट में भेज दो, ठीक है? बेटा फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली बेस्ड का मतलब है जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था हमारा 1857 से 1947 के बीच में ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ढेर सारे लीडर्स आए थे। तो उन्होंने जिस फंडामेंटल वैल्यूज के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है, वही फंडामेंटल वैल्यूज कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से तो आ नहीं गया था इसका कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है टाइमलाइन के थ्रू, कि मतलब पहले कुछ इवेंट हुए होंगे, उसके बाद कुछ इवेंट हुए होंगे, उसके बाद कुछ इवेंट हुए होंगे, तो हमारा फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो हम एक बार हायरार्की देखते हैं उसमें हुआ क्या था, ठीक है। इंडिया तो सब लोग जानते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सर नेट इज टू मच स्लो सो आई एम अनेबल टू जॉइन द लाइव क्लास। ओके जोहा बेटा, नेट इफ देयर इज नेटवर्क इशू यू कैन ऑफ कोर्स लीव द क्लास, देयर विल बी रिकॉर्डिंग अवेलेबल। बट लाइव क्लास करने का फायदा है कि जो भी क्वेरीज हैं आदमी क्लियर कर सकता है, बट अगर नेटवर्क इशू है तो इट्स फाइन, यू कैन लीव। बेटा हाँ, लेट अस फोकस अगेन। क्या था कि इंडियन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन subcontinent was divided into two parts. First part was British provinces. क्या थे? It was British province, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और दूसरा क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स। क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद, ठीक है, कश्मीर, अजमेर, ये सब क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या हुआ बेटा, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो वो किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द फॉरेन रूल। ठीक है, क्या था पहला? इट वाज बेस्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय फॉरेन रूलर्स। दूसरा, टू मेक आवर नेशन ग्रेट अगेन। और तीसरा क्या था? टू रिमूव द सोशल इवल्स प्लेगिंग आवर सोसाइटी। ये तीन बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे हमारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल के। ठीक है बेटा, क्या था? पहला हमने देखा कि स्ट्रगल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट द फॉरेनर्स, एक्सप्लॉयटेशन या स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल्स। दूसरा, टू रेजुविनेट नेशन, ठीक है, एंड सोसाइटी। और दूसरा, टू रिमूव द सोशल इवल फ्रॉम द सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ गुड वन। क्लास मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है बेटा नंदिनी, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा तुम्हारे साइड से। ओके, इतना क्लियर हो गया क्लास? ओके, फाइन फाइन फाइन। अब थोड़ा हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखा जाए। देखो क्या हुआ कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, ठीक है, अगस्त ऑफर में। अब ये तुम लोग हिस्ट्री पढ़े होगे तो जान रहे होगे, बट जो नहीं पढ़ा है पढ़ेगा तो जान जाएगा, ठीक है। अगस्त ऑफर में एक्सेप्टेंस की बात हुई थी, ठीक है। उससे पहले अब जो हम लोग को टाइमलाइन पे ध्यान देना है वो है 1928 में जो इंडियन लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू और उसके साथ बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, अली इमाम, शोएब कुरैशी। उनके थ्रू ये क्या बना था? हमने एक कमिटी बनाई थी जिसने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। ड्राफ्ट किया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट किया गया था इसमें बहुत सारी चीजें गई थी, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को मुस्लिम लीग और
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दोनों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट। ठीक, क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1928 का चलता। ठीक, तो क्या हुआ था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब 1931 में कराची सेशन हुआ था। क्या हुआ था, कराची सेशन। कराची क्लास, ये तुम्हारा असाइनमेंट है कि कराची सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। 1931 कराची सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, कांग्रेस सेशन का। इट्स योर टास्क। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो चीजें बनी, एक नेशनल एजुकेशन, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक, और दूसरा क्या बना, कुछ यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सबको वोट करने का राइट है, राइट टू फ्रीडम, और राइट टू माइनॉरिटीज, मतलब कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए कि ये अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो हमको क्या क्या चीज चाहिए। ठीक, अब 1937 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। ठीक, अब इलेक्शंस में क्या थे, ये किसके अंडर हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो प्रोविंसेस थे उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। कितने थे, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस। आरिफ अलवी, यस रिया, क्या हुआ बेटा, सरदार पटेल इज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची सेशन, वेरी गुड सर। 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ठीक है, उनको क्या मिल गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे इलेक्शन हुए थे प्रोविंसेस के लिए। ठीक, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्या मिला, वोट मिला, और इसने इस 11 प्रोविंसेस में से ऑलमोस्ट 7 प्रोविंसेस में मेजोरिटी पाई, और कुछ प्रोविंसेस में कोलेशन गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, और दो या तीन प्रोविंस में गवर्नमेंट नहीं बना पाई, बाकी सब जगह इसने क्या बनाया, अपनी गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक टाइमलाइन है। तो क्लास ये 1928, 1931 और 1931 क्लियर हो गया है, 37 सॉरी। व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन नहीं बेटा, कोलेशन, कोलेशन, COALITION। बेटा कोलेशन गवर्नमेंट का मतलब होता है, जैसे देखो इंडिया में क्या है, अगर पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी हाफ से ज्यादा वोट पा जाती है, तो वो खुद से सरकार बनाती है, और नहीं पाती है तो क्या करती है, दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेती है। समझ में आया सौरभ, एग्जाम्पल देके बता दे बेटा कि क्लियर है इतना। अच्छा, तो जान लो, देखो 2000, जैसे अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की, एनडीए। अब एनडीए में बीजेपी के पास ऑलरेडी इंडिया में मेजोरिटी है, 300 से ऊपर सीट है। ठीक है, और हाफ सीट का मार्क कितना है, 270 समथिंग। ठीक, तो इससे ज्यादा है, तो इसको पार्टनर की जरूरत है पार्लियामेंट में, नहीं। अब इसी को इसका दूसरा केस देखो, जैसे यूपीए 2 गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, 2009 से 2014 के बीच में, तो उनके पास 200 कुछ सीट थी, तो उनको तो बाकी पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ा था ना, जैसे बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और भी अदर कंट्रीज, अदर पार्टीज। तो इसको क्या बनाना पड़ा था, कोलेशन गवर्नमेंट। अब समझ में आया एग्जाम्पल, सर बहुत सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं। यस यस बेटा, इसी तरह कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। इतना क्लियर है। अच्छा सुनो, अब ये क्या बात है, एक और चीज। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और आगे जो भी है, यस, अब देखो ध्यान दो, ये जो राइट्स है, ठीक है, कुछ राइट्स किससे इंस्पायर्ड थे, हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, फ्रीडम, ये सब किससे इंस्पायर्ड था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और कुछ राइट्स हम चाहते थे अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से। तो इसी तरह डिस्कशन डिबेट होते होते व्हाट हैपेंड, 1946 में, क्या कब, 1946 में एक
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इसमें मेंबर्स इलेक्ट होके डिफरेंट प्रोविंसेस से आए और एक कॉन्स्टिट्यूट, जैसे 11 प्रोविंस थे ना ब्रिटिश के, जैसे मान लो यूनाइटेड प्रोविंस यूपी वाला, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है? उसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस, ये सारे अलग-अलग प्रोविंसेस से सेलेक्ट होके लीडर आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड कौन था? गवर्नर जनरल इंडिया के, दैट इज वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये सत्यम, आज बेटा शूट। देखो बेटा, सुनो 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 सुनो, सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चूज नहीं ना हो रहा है, तब तक वो प्रेसिडेंट थे। जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको रिस्पेक्ट देके इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड रहे। ठीक? ये जो गवर्नमेंट थी, इसकी बात कर रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रही हैं हम। जो गवर्नमेंट बनी थी ना, इंटरिम गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्ट करने से पहले, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? और बात बेसिकली देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में, जिनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक? अब इतना क्लियर है? फाइन। तो अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अब सुनो, ठीक 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 ठीक। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। इसमें बाद में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, वो क्या कर लिए? विथड्रॉ कर लिए। कहे कि नहीं, हमको क्या चाहिए? पार्टीशन चाहिए। हमको क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो मुस्लिम लीग मांगे आजादी। समझ में आया? तो वो विड्रॉ कर लिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ कौन बना? इंडियन, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया का पार्ट बचा था, पाकिस्तान पार्ट को छोड़ के, उसके लीडर्स बनाए। ठीक? अब ये हमारा कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 1949 को 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था? अडॉप्ट हो गया था। इट वाज अडॉप्टेड। और 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोग क्या लेते हैं? फोर्स में। इट केम इनटू इफेक्ट। ये अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटा आप सुनो, ध्यान दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो आर्टिकल्स हैं, जो जो चीजें हैं, वो सब कैसे सेलेक्ट हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रही है, वो उस पर वोट की है। और जो वोट में पास हो गए थे, उन्हीं चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया, क्योंकि वो पास नहीं हुई थी। ठीक है? ओके। अब देख लो बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके ड्रॉबैक क्या थे? क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्रॉबैक्स? पहली बात देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर्स थे ना, वो डायरेक्टली नहीं आए थे। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। जो बताया ना कि प्रोविंस से चूज होके आए थे, डायरेक्ट उनको लोग चूज नहीं किए थे। दूसरा, पहला समझ में आ गया ना? अब दूसरा देखो, और जो लोग वोट भी किए थे प्रोविंसेस में, वो लोग वोट कौन किए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 के अंदर। और उसके अंदर सबको वोटिंग का राइट नहीं था। सिर्फ गिन चुन के 10% इंडियन पॉपुलेशन क्या कर सकती थी? वोट कर सकती थी। 90% वोट नहीं कर सकते थे। ठीक? और इट वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा ड्रॉबैक था। और कोई पॉलिटिकल पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि कांग्रेस को चैलेंज कर सके। क्या सर वाई? अवंतिका किस चीज का वाई? बेटा देखो, क्योंकि ये वोटिंग का ना जो पैरामीटर था, वो किस पे बेस्ड था? प्रॉपर्टी पे। कितनी प्रॉपर्टी है, क्या इनकम है,
क्या एजुकेशन है, ऐसे पैरामीटर थे। तो जो इसमें बैठता था फिट, उन्हीं को राइट मिलता था। और क्यों ऐसा नियम बनाना लगा था? क्योंकि ब्रिटिश रूल करते थे, उनका जो मन करता था वो करते थे, जिससे उनको फ़ायदा हो। समझ में आया? ओके बेटा। नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बेटा, सोर्सेज मैंने तुमको बताया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है? हमारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल पे, नेशनल स्ट्रगल पे। दूसरा बताया था एक ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ वैल्यूज मिली हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज से हमने क्या किया है, बोरो किया है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिससे हमारी कंट्री और अच्छी बन सके। ठीक है? क्या किया है? यस, यूएस, अस, यू, दे, सब, सबको करके। ठीक है? अस बस सबको कॉपी करके बनाया गया है। अब देख लो बेटा क्या क्या कॉपी हुआ है। मतलब क्या क्या कॉपी नहीं हुआ है, मतलब इन द सेंस उसको यूज किया गया है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैल्यू है ना। जैसे लिबर्टी हो, चाहे इक्वालिटी हो, चाहे फर्टर्निटी हो। अब ये तो कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज तो सेम है ना। तो मतलब उसको देख के हम लोग यूटिलाइज किए हैं। कॉपी नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरो। किसी से उधारी मांगे हैं, किसी से चुराया नहीं है। ठीक। अब देखो इंडिया में क्या, इंग्लैंड से क्या कॉपी किया गया था या बोरो किया गया था? पहला, तुम अपनी कॉपी के नोट्स में देखो तो पॉइंट्स जो लिखवाए हैं, सब लोग अपनी कॉपी खोलो, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं उसमें रिफर करो। कॉपी है ना सबके पास? यस। अब देखो उसमें बताए हैं, इंग्लैंड से क्या पहला बोरो किया गया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जो इंडिया की पार्लियामेंट है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये और प्राइम मिनिस्टर, ये सब कहां से बोरोड है? इंग्लैंड से। क्यों नहीं है अमेरिका से बोरोड है? क्योंकि अमेरिका में हेड कौन है? गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट। और इंडिया में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कूल। अब देखो बेटा, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। कहाँ इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए? इन द व्यूज ऑफ लॉ। ठीक। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम का मतलब समझते जाओ सब लोग। ठीक है? कैबिनेट सिस्टम क्या कहता है कि एक कैबिनेट होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा, और उसके अंदर डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे। जैसे इंडिया में देख लो, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके अंदर उनके कैबिनेट में कौन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, शिपिंग और ट्रांसपोर्ट के मिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी, पीयूष गोयल हैं, ऑनरेबल पीयूष गोयल हैं। उसके बाद जेपी नड्डा और डॉक्टर हर्षवर्धन है हेल्थ के। तो इसी तरह क्या है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है जो सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, मतलब अलग अलग चीजों को देखती है। ठीक। और फाइनली क्या है, बाई कैमरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि सिंगल हाउस नहीं है इंडिया में। यूनिकैमरल का मतलब होता है सिंगल हाउस होता है, सिर्फ लोकसभा होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में होती है कुछ स्टेट में। कुछ स्टेट जैसे मान लो एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। किसका? पंजाब का। पंजाब में क्या है, सिर्फ एक ही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई काउंसिल नहीं है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। ठीक है? तो ये कहां से बोरो किया गया है? इंग्लैंड से। क्लास इतना क्लियर है? सर, वुमेन हैज राइट टू वोट और नॉट। रिया बेटा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। वाई वुमेन वुमेन हैज राइट टू वोट और नॉट, अभी राइट है कि नहीं ये बताओ। यस, ठीक, उस समय नहीं था। इसीलिए तो वुमेन। हाँ बोलो। नहीं बेटा, वुमेन्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ वोटिंग राइट्स। बहुत अफसोस हो रहा है ना, कोई बात नहीं। इसीलिए वुमेन्स भी कही थी, हमें चाहिए आजादी। ठीक है? अब देखो यूएस से क्या क्या बोरो किए हम। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन,
इसी तरह के जुडिशियल राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ही के अंदर है ये सब, ठीक है? यस, ठीक, ठीक, ठीक। बेटा अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने तो दो, अभी तो समझा रहे हैं, बताएँगे ना, काहे चिंता कर रही हो? बता देंगे, प्रिएम्बल भी बता देंगे, सब बताएँगे, कहाँ जा रहे हैं? सर सफ़्रेज मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? यूनिवर्सल सफ़्रेज बेटा शैंसी यूनिवर्सल सफ़्रेज मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, बेसिकली ये क्या था इंडियन जब नेशनल स्ट्रगल चल रहा था ना, तो कांग्रेस बोली थी कि अगर हम इंडिपेंडेंस मिलेगी हमको या हम इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, तो हम सबको यूनिवर्सल वोटिंग राइट देंगे। समझ में आया? बेटा वोट करती है ना अभी भी, वुमेन्स को वोटिंग राइट है कि नहीं इंडिपेंडेंस के बाद? जब 18 साल की हो जाओगी तो जाओगी ना वोट डालने, तब? तो जो हमारे नेशनल स्ट्रगल थे, उसपे बेसिस कुछ चीज़ें थी और जो सही थी, उनको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है बेटा कि कोर्ट ना कोई भी लॉ होगा, उसको रिव्यू कर सकता है कि वो गलत ना हो। जैसे आज अगर गवर्नमेंट पास कर देती है कि हम लोगों को बोलने ही नहीं देंगे, तो क्या करेगी जुडिशरी उसको काट देगी कि नहीं ये क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। प्रिएम्बल अब बेटा प्रिएम्बल कौन थी प्रिएम्बल वाली? देवी जी। देखो प्रिएम्बल क्या होता है बेटा? प्रिएम्बल होता है बेसिकली अब इसको समझ लो बाद में एक्सप्लेन करेंगे पूरा। प्रिएम्बल क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे हम लोग अपनी बुक होती है ना उसमें पहला पेज दिया होता है ना कंटेंट, कि किसी को कंटेंट देखे तो पता चल जाए कि इस बुक में क्या-क्या है। इसी तरह कि मान लो मेरे पास टाइम कम है, अगर हमको जानना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तो हम प्रिएम्बल एक बार पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ें होंगी। हाँ, बुक में कंटेंट दिया रहता है। अब सब लोग बुक खोलने से पहले, पढ़ने से पहले डिसाइड करते हो ना कि कौन-सा कंटेंट हमको देखना है, तो एक बार रिव्यू कर लेते हो। तो यही बेसिकली हमारा इंडियन प्रिएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ओवरऑल क्या चीज़ है, ठीक है? अब देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये बेटा कि कोर्ट किसी के अंदर काम नहीं करता। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम है। वो उसको गवर्नमेंट नहीं डिक्टेट करेगी कि क्या करना है। वो गवर्नमेंट की डिक्टेट करेगी कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट मान लो जो एग्ज़ाम्पल दिए थे कि गवर्नमेंट आज बैन कर दे कि अब किसी को बोलने का राइट नहीं है। नो वन हैज़ द राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस तो सुप्रीम कोर्ट उसको काट देगी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ठीक है? और इंडिपेंडेंस के बाद अब अगला पार्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को इंडिया में कैसे रिमूव किया जाता है। वो कहाँ से हम लोग बोरो किए हैं? यूनाइटेड स्टेट से। और ये कैसे होता है? इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है बट शॉर्ट में डालो कि लोकसभा और राज्यसभा मिलके वोट करती है, ठीक है? और बहुत सही, बहुत तेज हो तुम लोग। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलके वोट करती है और एक थ्रेशोल्ड लेवल मतलब 75% से ज़्यादा वोट पड़ गया, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक? और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी वहीं से बोरो किया गया अमेरिका से। रिमूवल ऑफ जजेस, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस बनाया गया कि रिमूवल ऑफ जज विल बी ओनली डन बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना? पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अलग है, इसका मतलब मालूम है ना तुम लोगों को? क्लास इट विल बी रिमूव्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय गवर्नमेंट। सबको मालूम है ना कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में डिफरेंस है? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, अभी। ठीक, फाइन बेटा। हमको तो नहीं लगता हम क्लास 9 में थे तो हमको डिफरेंस मालूम रहा होगा पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बीच में। बट चलो तुम लोग को मालूम है तो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट क्या था? कनाडा। कनाडा से क्या हम लोग लिए? कनाडा से लिए कि यूनिटरी फीचर ऑफ फेडरलिज्म, मतलब जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी को कहते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ
फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं, वो मिलके एक बड़ी एंटिटी बनाती हैं, ठीक है? और ये एंटिटी यूनिटरी पावर का मतलब ज़्यादा पावरफुल है इन सब से, ठीक? और कुछ इन्होंने दिया रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, मतलब रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कि कुछ लॉज जो कि कहीं नहीं लिखे हैं कि इनके बारे में नियम कानून कौन बनाएगा, वो कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर, ठीक? अब देख लेते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब है रशिया, ठीक है? उस समय का जो सोवियत रिपब्लिक था, सोवियत रिपब्लिक। उससे क्या क्या बोरो किए हम? पहला बोरो किए फंडामेंटल ड्यूटीज का, मतलब कि सिटीजन को राइट तो मिल रहा है, बट सिटीजन की कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए ना अपने कंट्री के प्रति। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो किए थे? यूएसएसआर से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब एक तो ये बता रहा है ड्यूटी सिटीजन को कि कैसे आपको क्या करना है, और दूसरा बता रहा है स्टेट को कि स्टेट को कैसे काम करना है। मतलब डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को कि वो कैसे पॉलिसी बनाए जिससे लोगों का एम्पावरमेंट हो। कैसा एम्पावरमेंट हो? सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक, मतलब लोगों को सोशल राइट्स भी मिले और लोगों को इकोनॉमिक राइट्स भी मिले, मतलब लोग इज्जत से जी सके, और दूसरी चीज लोग के पास पैसा हो कि अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, ठीक है क्लास? तो ये हमारे क्या थे? बेसिकली सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना सबको क्लियर हो गया है कि नहीं? ठीक क्लास, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर इनफ फॉर टुडे। इसी तरह हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। गो थ्रू द बुक, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द वीडियो, ताकि टेस्ट में अच्छे से समझ में आ जाए। कम्स अंडर 52nd अमेंडमेंट नहीं बेटा, डीपीएसपी ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी वो इन्वॉल्व था, वो किसी अमेंडमेंट के अंदर नहीं आया है। डीपीएसपी में कुछ चीजें हैं जो अमेंड होके आई होंगी, लेकिन डीपीएसपी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से चल रहा है, ठीक है सत्यम? चलो यस आचल, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो ऑल राइट, वीडियो जब भी अवेलेबल होगा आई विल अपलोड एंड आई विल शेयर विद यू ऑल, ठीक है? चलो, थैंक यू क्लास, ऑल राइट।
Morning.